कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर काजुमा से, जो कि अपनी लाइफ से बहुत परेशान होता है और सोचता रहता है कि काश मैं किसी दूसरी दुनिया में री इनकारनेट हो जाऊं। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे बहुत नफरत करते हैं क्योंकि वो बस दिन रात गेम खेलता रहता है। पर एक दिन सुबह जब वो एक और गेम लेकर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़की एक ट्रक के सामने आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में काजुमा की जान चली जाती है। मौत के बाद वो दूसरी दुनिया में पहुंचता है जहाँ एक्वा नाम की एक गॉडेस उसका स्वागत करती है। काजुमा सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। एक्वा बताती है कि लड़की बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो कोई ट्रक नहीं बल्कि एक बहुत ही धीमी स्पीड वाला ट्रैक्टर था जो पहले ही रुक गया था। असल में काजुमा की मौत ट्रैक्टर की टक्कर से नहीं बल्कि डर के मारे हार्ट अटैक से हुई थी, क्योंकि उसे लगा कि एक बड़ा ट्रक उसे कुचल देगा। एक्वा हंसती हुई कहती है कि काजुमा पहला ऐसा इंसान है जो इस तरह मरा है। डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो गई थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और यहाँ तक कि उसके घर वाले भी जब उसकी मौत की वजह सुनते हैं तो सब बहुत जोर जोर से हंसते हैं। एक्वा बताती है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो स्वर्ग चला जाए या फिर एक नई दुनिया में नई जिंदगी शुरू करे। एक्वा कहती है कि स्वर्ग में कुछ नहीं रखा है, वहाँ कोई शरीर नहीं मिलेगा और बस पूरे दिन बैठकर धूप सेकनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो नई दुनिया को चुनता है तो उसे एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ लोग एक डेविल किंग और उसकी सेना से बहुत डर कर रहते हैं। इसी डर की वजह से बहुत कम लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। पर इस नई दुनिया में काजुमा को उसकी पुरानी यादों के साथ भेजा जाएगा और वो अपने साथ कोई भी एक ताकतवर हथियार या कोई टैलेंट चुनकर ले जा सकता है। वहाँ की भाषा बोलने में भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अब काजुमा अपने लिए सबसे अच्छी पावर या टैलेंट चुन रहा होता है, पर एक्वा लगातार उसका मजाक उड़ा रही होती है। इस बात से परेशान होकर काजुमा आखिरी में एक्वा को ही चुन लेता है। क्योंकि ये नियम के मुताबिक सही था तो तुरंत एक और देवी वहाँ आती है और इस बात को पक्का कर देती है। एक्वा रोती चिल्लाती रहती है कि वो तो खुद एक देवी है, उसे कैसे कोई ले जा सकता है और उसे लड़ना भी नहीं आता। पर नियम के मुताबिक एक्वा को जबरदस्ती काजुमा के साथ ही भेजा जाता है और काजुमा इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। अब एक्वा को समझ में आता है कि असली दुख क्या होता है और उसे कैसा लग रहा था। वहीं जो दूसरी देवी आई थी वो कहती है कि अगर काजुमा डेविल किंग को मार देता है तो उसकी कोई भी एक विश पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद दोनों उस दूसरी दुनिया पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। काजुमा बहुत खुश था क्योंकि अब वो सच में जादू यूज कर सकता था और गेम्स की तरह एडवेंचर पर जा सकता था। पर एक्वा परेशान थी कि अब वो क्या करेगी। काजुमा ने बहुत सारे गेम्स खेले थे, इसलिए वो बताता है कि सबसे पहले उन्हें एक एडवेंचरस गिल्ड में जाना होगा और वहाँ रजिस्टर करना होगा ताकि उन्हें रहने की जगह और हथियार मिल सके। पर वहां जाकर दोनों को पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देनी पड़ेगी, जो उनके पास बिल्कुल नहीं थी। बहुत देर तक सोचने के बाद एक्वा एक बूढ़े आदमी के पास जाती है और बताती है कि वो एक्वा गॉडेस है और उसे थोड़े पैसे चाहिए। पर वो बूढ़ा आदमी एरिस गॉडेस को मानता था, जो एक्वा से नीचे की रैंक पर थी। फिर भी वो तरस खाकर एक्वा को पैसे दे देता है। एक्वा सोचने लगती है कि उसके कितने बुरे दिन आ गए हैं जो उसे अपने से छोटी रैंक वाली देवी के फॉलोअर से पैसे लेने पड़ रहे हैं। खैर, दोनों पैसे लेकर रजिस्टर करवा लेते हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाता है। उन्हें बताया जाता है कि जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ेगा उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे जिससे वो नई स्किल सीख सकते हैं। काजुमा फिर एक जादू की बॉल पर हाथ रखता है ताकि उसकी ताकत और कमजोरियों का पता चल सके। पता चलता है कि काजुमा की बाकी चीजें तो एकदम एवरेज हैं, पर उसका इंटेलिजेंस और लक बहुत ज्यादा हाई है। इसलिए वहाँ की लेडी उसे एक व्यापारी मर्चेंट बनने की सलाह देती है क्योंकि वो अपनी जॉब कभी भी बदल सकता था। पर काजुमा फिर भी एडवेंचरर बनना ही चुनता है। अब बारी आती है एक्वा की। एक्वा का लक और इंटेलिजेंस सबसे कम था, पर उसके बाकी सारे स्टैट्स बहुत ज्यादा हाई थे। वो जो चाहे वो बन सकती थी। इसलिए एक्वा एक आर्क प्रीस्ट बनने का फैसला करती है, जिसका काम लोगों को ठीक करना और सपोर्ट देना होता है। पर एक्वा के पास इतनी ताकत थी कि वो लड़ाई में सबसे आगे खड़ी हो सकती थी, इसलिए गिल्ड में उसका बहुत शानदार वेलकम किया जाता है। काजुमा ये देखकर सोचता है कि क्या कभी उसके लिए भी ऐसा वेलकम होगा। दूसरी तरफ एक्वा नए एडवेंचर के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन से काजुमा और एक्वा गधा मजदूरी करने में लग जाते हैं क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं थी और उन्हें घोड़ों के अस्तबल यानी तबेले में सोना पड़ता था। उनकी जिंदगी ऐसे ही मेहनत करते हुए निकलने लगती है। थोड़े पैसे आने की वजह से उनकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। पर रोज वही गधा मजदूरी करते हुए एक रात काजुमा को एहसास होता है कि क्या वो इस नई दुनिया में सिर्फ यही करने आया था। वो ये बात एक्वा को भी बताती है कि अगर वो डेविल किंग को नहीं मार पाए तो एक्वा कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ कोई मॉन्स्टर यानी राक्षस था ही नहीं। सब लोग बहुत सुकून और शांति से रह रहे थे। एक्वा कहती है कि काजुमा उस पर पूरा भरोसा रखे और वो कल से ही नए एडवेंचर पर निकलेंगे। लेकिन अगले दिन एक्वा दोपहर तक घोड़े बेचकर सोती रहती है और काजुमा सोचता है कि ये जिंदगी कितनी बेकार है। काजुमा एक्वा से पूछता है कि इस शहर में तो सब खुश हैं और डेविल किंग का कोई नामो निशान नहीं है, तो वो किस डेविल किंग की बात कर रही थी। एक्वा बताती है कि ये शहर डेविल किंग के किले से सबसे ज्यादा दूर है और यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं है जिसके लिए डेविल किंग यहाँ आकर हमला करे। अगले दिन काजुमा एक बार फिर से
एक्वा पर भरोसा कर लेता है। अब काजुमा एक काम को पूरा करने के लिए आता है, जहां उन्हें 5 बहुत बड़े मॉन्स्टर फ्रॉगो यानी मेंढकों को मारना था। ये मॉन्स्टर फ्रॉग मीटिंग सीजन में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और किसानों के गड्ढों को भी खा जाते हैं। पर इन बड़े मॉन्स्टर फ्रॉगों को देखकर काजुमा की हालत खराब हो जाती है। एक्वा इस बात पर उसका खूब मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो काजुमा की मदद तभी करेगी जब काजुमा उसे एक देवी की तरह इज्जत देगा और रोज उसके आगे प्रार्थना करेगा। पर एक्वा तब से एक ही जगह खड़ी होकर बोल रही थी, इसलिए एक बड़ा मॉन्स्टर फ्रॉग आकर उसे सीधा निगल लेता है। आखिरी में काजुमा को ही जाकर उसे बचाना पड़ता है। काजुमा कहता है कि उन्हें अब वापस चलना चाहिए क्योंकि ये मॉन्स्टर फ्रॉग उनके हिसाब से बहुत बड़े हैं और वो दोनों इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर एक्वा कहती है कि वो एक देवी है, अगर वो डर गई तो उसके भक्त क्या सोचेंगे। इसलिए वो एक और मॉन्स्टर फ्रॉग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो अपना सबसे बेस्ट अटैक करती है पर उस मॉन्स्टर फ्रॉग को कुछ असर नहीं होता और वो एक्वा को दोबारा खाने लगता है। काजुमा को फिर से जाकर उसे बचाना पड़ता है। रात को एक्वा कहती है कि उन्हें अपनी टीम में यानी पार्टी में कुछ और लोगों को जोड़ना चाहिए। वो कहती है कि वो एक आर्च प्रीस्ट है, इसलिए लोग उनकी टीम में आने के लिए पागल हो रहे हो। पर नोटिस लगाने के बाद वो दोनों बस इंतजार ही करते रह जाते हैं, कोई भी उनके पास नहीं आता। वजह ये थी कि उन्होंने सिर्फ बड़े लेवल यानी एडवांस क्लास के लोगों को ही बुलाया था। काजुमा कहता है कि उन्हें नियम थोड़े आसान करने चाहिए ताकि कोई तो आए। तभी वहाँ पर मेगुमिन नाम की एक लड़की आती है जो एक आर्च विजर्ड और क्रिम्सन डीमन है। वो बहुत ही ताकतवर धमाका करने वाला जादू यानी एक्सप्लोजन मैजिक चला सकती है। वो आकर कहती है कि वो उनकी टीम में आना चाहती है, पर इतने में ही वो कमजोरी से गिर जाती है क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो बताती है कि उसने अपनी आंख पर पट्टी अपनी ताकत को दबा कर रखने के लिए बांधी है क्योंकि अगर वो इसे हटाएगी तो उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो उसे संभाल नहीं पाएगी। काजुमा को उसकी बात पर भरोसा होने ही वाला होता है कि तभी मेगुमिन हंसकर कहती है कि ये सब झूठ है, उसने बस स्टाइल के लिए ये पट्टी पहनी है। एक्वा बताती है कि क्रिम्सन डीमंस जादू के माहिर होते हैं पर उनके नाम बहुत अजीब होते हैं। इस पर मेगुमिन बताती है कि उसके माता पिता का नाम युई युई और हियोइजा बुरो है। इसके बाद वो मेगुमिन का कार्ड चेक करते हैं जहां उसके स्टैट्स काफी अच्छे होते हैं। अब बारी थी उसके एक्सप्लोजन मैजिक को चेक करने की। इस जादू को तैयार करने में थोड़ा समय लगता था, इसलिए तब तक एक्वा और काजुमा को मॉन्स्टर फ्रॉगो का ध्यान भटका कर रखना था। पर एक्वा फिर से अपनी पूरी ताकत दिखाने के चक्कर में आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर फ्रॉग उसे दोबारा खा लेता है। पर तभी मेगुमिन अपने एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है जो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था और उससे वो मॉन्स्टर फ्रॉग ढेर हो जाता है। लेकिन उस धमाके की वजह से वहां सो रहे 2 और बड़े मॉन्स्टर फ्रॉग जाग जाते हैं। अब दिक्कत ये थी कि मेगुमिन पूरे दिन में बस एक ही बार एक्सप्लोजन मैजिक चला सकती थी और इसे चलाने के बाद वो चल फिर भी नहीं सकती थी। नतीजा ये होता है कि वो मॉन्स्टर फ्रॉग आकर एक्वा और मेगुमिन दोनों को निगल लेते हैं और आखिरी में काजुमा को ही धाकर उन दोनों की जान बचानी पड़ती है। वापस आते समय मेगुमिन बताती है कि उसे सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक ही आता है और वो कोई दूसरा जादू नहीं सीखना चाहती। एक्वा उसे समझाती है कि अगर ऐसी बात है तो वो कोई दूसरा जादू क्यों नहीं सीख लेती, पर मेगुमिन साफ मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ इसी जादू से प्यार है, चाहे वो इसे दिन में एक ही बार यूज कर पाए और उसके बाद बेहोश हो जाए। काजुमा को समझ आ जाता है कि ये लड़की भी किसी काम की नहीं है, इसलिए वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। पर मेगुमिन उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी और उनके साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इन दोनों लड़कियों को मॉन्स्टर फ्रॉग के चिपचिपे लिक्विड यानी स्लाइम में लिपट कर रोते हुए और काजुमा को उनसे पीछा छुड़ाते हुए देखकर रास्ते के लोगों को लगता है कि काजुमा ने उनके साथ कोई गलत हरकत की है और अब उन्हें छोड़ रहा है। मेगुमिन लोगों की इस गलत फहमी का फायदा उठाने लगती है और उनके सामने ऊंची आवाज में कहती है कि वो काजुमा की हर बात मानेगी, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। लोग उसे गलत ना समझें इसलिए उसे चुप कराने के लिए काजुमा को मजबूरी में उसे अपनी टीम ने रखना ही पड़ता है। गिल्ड वापस आकर उन्हें उनके काम के बदले 1.1 लाख कैश मिलता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि इसके भी 3 हिस्से होने थे, यानी काजुमा के हाथ में कुछ खास नहीं आता। अब गिल्ड में जो बाकी काम बचे थे वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे। तभी वहाँ एक खूबसूरत लेडी नाइट क्रूसेडर आती है और कहती है कि वो उनकी टीम में शामिल होना चाहती है। उसकी खूबसूरती देखकर काजुमा भी उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। वो नाइट बताती है कि उसका नाम डार्कनेस है। वो कहती है कि जब उसने मेगुमिन और एक्वा को मॉन्स्टर फ्रॉग के लिक्विड में लिपटा हुआ देखा तभी से वो इस टीम में आना चाहती थी। उसकी ऐसी अजीब बातें सुनकर काजुमा को समझ आ जाता है कि इस लड़की में से भी एक्वा और मेगुमिन जैसी ही बेकार यूजलेस वाली वाइब आ रही है। काजुमा को पता चलता है कि डार्कनेस के पास ताकत और स्टैमिना तो बहुत है, पर वो कभी भी अपने दुश्मन पर निशाना नहीं लगा पाती, हिट नहीं कर पाती। वो कहती है कि भले ही वो निशाना न लगा पाए पर वो टीम के लिए एक ढाल का काम करेगी और दुश्मन के सारे वार अपने ऊपर झेल लेगी। क्योंकि काजुमा ने पहले कभी किसी लड़की के साथ वक्त नहीं बिताया था और वो एकदम अकेला रहा था, इसलिए इतनी करीब आई खूबसूरत लड़की को सीधा मना करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर काजुमा उसे बताता है कि यहाँ तो रोज मॉन्स्टर लड़कियों को निगल जाते हैं और ये सुनकर डार्कनेस गुस्सा होने की बजाय और ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर
काजुमा समझ जाता है कि ये लड़की एक नंबर की ठरकी है। अगले दिन काजुमा देखता है कि एक्वा ने एक नई पार्टी स्किल सीखी है जिससे वो सबका मनोरंजन कर रही थी। काजुमा फिर मेगुमिन से समझता है कि लेवल बढ़ने और काम पूरा करने पर जो पॉइंट्स मिलते हैं उनसे नई स्किल सीखी जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए पहले किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो वो स्किल जानता हो, तभी पॉइंट्स देकर उसे सीखा जा सकता है। इसका मतलब काजुमा चाहे तो मेगुमिन का एक्सप्लोजन मैजिक भी सीख सकता है, पर अभी उसके पास सिर्फ 3 पॉइंट्स थे, इसलिए वो कोई सस्ती और आसान स्किल सीखना चाहता था। इतने में डार्कनेस फिर से टीम में आने की जिद करने लगती है। काजुमा जब मना करता है तो वो नखरे दिखाने लगती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त क्रिस आती है जो एक चोर थी। क्रिस बताता है कि वो काजुमा को चोरों वाली स्किल सिखा सकती है जिसमें बहुत कम पॉइंट्स लगते हैं और इसके बदले उसे बस एक ड्रिंक चाहिए। काजुमा मान जाता है और क्रिस उसे स्टील स्किल सिखाती है जिससे दूर से ही कोई भी चीज चुराई जा सकती है। क्रिस मिसाइल के तौर पर काजुमा का वॉलेट चुरा लेती है और कहती है कि अगर पैसे वापस चाहिए तो काजुमा को अपनी नई स्टील स्किल से इसे वापस चुराना होगा, नहीं तो पैसे उसके हो जाएंगे। काजुमा तो कब से ऐसा ही कुछ मजेदार चाहता था। वो तुरंत एक पॉइंट खर्च करके स्किल सीखता है और स्टील का यूज करता है, पर वॉलेट के बदले उसके हाथ में क्रिस का अंडरवेयर आ जाता है जो उसके लिए एक जैकपॉट था। ये सब देखकर डार्कनेस पूरी तरह दीवानी हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि उसके साथ भी कोई ऐसी ही हरकत करे। इसके बाद तीनों गिल्ड वापस आते हैं। काजुमा अंडरवेयर लौटाकर क्रिस से अपने पैसे वापस ले लेता है। फिर वो मेगुमिन और एक्वा को अपनी पावर दिखाने के लिए दोबारा स्टील यूज करता है और इस बार मेगुमिन का अंडरवेयर उसके हाथ में आ जाता है। डार्कनेस फिर बीच में आकर टीम में शामिल होने की गुहार लगाती है। काजुमा इस मौके का फायदा उठाकर उसे डराने के लिए कहता है कि वो लोग डेविल किंग को हराने जा रहे हैं और अगर डार्कनेस जैसी खूबसूरत लड़की उनके साथ गई तो पता नहीं डेविल किंग उसे पकड़कर उसके साथ क्या क्या गलत करेगा। पर डार्कनेस खुशी से झूम उठती है और कहती है कि वो तो यही चाहती है, यही उसका सपना है। मेगुमिन भी लड़ने के लिए तैयार थी। यानी इन सबको टीम से निकालने का काजुमा का प्लान फ्लॉप हो जाता है। तभी पूरे शहर में खतरे का अलर्ट बज जाता है और सभी को मेन गेट पर बुलाया जाता है। काजुमा वहां पहुंच तो जाता है पर उसे समझ नहीं आता कि कोई मॉन्स्टर आ रहा है या कुछ और। तब वहां पता चलता है कि ये तो कैबेजेस यानी पत्ता गोभी हैं। ये गोभियां बहुत टेस्टी होती हैं, पर ये उड़ती हैं और बिना लड़ाई किए हाथ नहीं आती। एक एक गोभी पकड़ने के 10,000 मिल रहे थे, इसलिए सभी खुश होकर उन्हें पकड़ने लगते हैं। डार्कनेस भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है पर उसकी तलवार एक भी गोभी को टच नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गोभियों के हमले से घायल हो रहे थे तो डार्कनेस उनके आगे शील्ड बनकर खड़ी हो जाती है। गोभियों की टक्कर से उसके कपड़े फटने लगते हैं और वहां खड़े सारे लड़के बस उसे ही घूरने लगते हैं। डार्कनेस को लग रहा था कि सब उसकी बेइज्जती करके मजे ले रहे हैं, जिससे वो अंदर ही अंदर और ज्यादा खुश हो रही थी। और साथ ही वेनी सब लोग उसे नंगा होते हुए देखना चाहते हैं, पर असल में सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे और उसे इज्जत की नजर से देख रहे। इतने में मेगुमिन आगे आती है और अपने एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है। उस धमाके से सारी उड़ती हुई गोभियां ढेर हो जाती हैं और मामला वहीं खत्म होता है। रात को सभी लोग मिलकर पत्ता गोभी की सब्जी खाते हैं और मजे करते हैं। वो चारों बैठकर बात करते हैं कि कैसे एक्वा और डार्कनेस ने सबको बचाया, मेगुमिन की पावर कितनी कमाल की थी और काजुमा ने भी चालाकी से बहुत सारी गोभियां चुराकर बड़ा काम किया। पर काजुमा सोच रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो डेविल किंग से लड़ने और एक हीरो बनने आया था, पर यहाँ वो गोभियां चुरा रहा है। वो सोचता है कि ये कैसी अजीब जिंदगी है। खैर, एक्वा और मेगुमिन के कहने पर काजुमा आखिर में डार्कनेस को भी अपनी टीम में रख लेता है। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो उनकी टीम बहुत मजबूत थी, जिसमें एक आर्च विजर्ड, एक आर्च प्रीस्ट और एक क्रूसेडर थी। पर सच तो ये था कि ये तीनों एक नंबर की बेकार थी। अगले दिन काजुमा एक पानी निकालने वाली स्किल सीखता है, पर उससे पानी का फोर्स बहुत ही कम निकलता है। इतने में डार्कनेस अपना नया कवच लेकर आती है। वहीं एक्वा बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसे पैसे बहुत कम मिले थे। उसने गलती से पत्ता गोभी की जगह लेटिस यानी सलाद के पत्ते पकड़ लिए थे, जिनकी कीमत बहुत कम थी। दूसरी तरफ काजुमा को गोभियां पकड़ने के बदले पूरे 10 लाख रुपए मिले थे। ये देखकर एक्वा तुरंत काजुमा की मक्खन लगाने लगती है क्योंकि एक्वा ने अपने सारे पैसे उड़ा दिए थे और अब वो कर्जे में थी। एक्वा इतना ज्यादा पीछे पड़ जाती है कि काजुमा को मजबूरी में उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। इसके बाद काजुमा नए कपड़े और नई तलवार लेकर नए एडवेंचर के लिए एकदम रेडी हो जाता है। जब वो नया काम ढूंढने गिल्ड पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि वहां सिर्फ बहुत मुश्किल और खतरनाक मिशंस ही बचे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेविल किंग का एक सेनापति पास के ही एक किले में रहने आया था, जिसके डर से बाकी सारे छोटे मॉन्स्टर्स कहीं छुप गए थे। अब अगले दिन से काजुमा रोज मेगुमिन के साथ बाहर जाने लगता है ताकि मेगुमिन खुले में अपने एक्सप्लोजन मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। और जादू चलाने के बाद काजुमा उसे अपनी पीठ पर उठाकर वापस लाता था क्योंकि उसके पास चलने की ताकत नहीं बचती थी। वो दोनों एक पुराने खाली किले पर रोज जादू चलाते थे, जिसमें मेगुमिन को बड़ा मजा आता था। अब ये उनका रोज का नियम बन गया था। वहीं दूसरी तरफ एक्वा को एक दुकान पर पार्ट टाइम नौकरी मिल गई थी और डार्कनेस कुछ दिन की ट्रेनिंग के लिए अपने घर गई हुई थी। ऐसे ही करते हुए महीने बीत जाते हैं। काजुमा को एहसास होता है कि मेगुमिन का जादू सच में बहुत ताकतवर है और वो सोचता है कि जब उसके पास काफी पॉइंट्स
पॉइंट्स होंगे तो वो भी ये स्किल सीखेगा। एक दिन काजुमा कहता है कि उन्हें डेविल किंग को हराने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना तो उसके पास ऐसी ताकत है और ना ही उसकी टीम के पास। ये सुनकर एक्वा रोने लगती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगी। काजुमा उसे समझाता है कि उसे कोई ढंग का काम करना चाहिए जिससे पैसे मिले, और अपनी हीलिंग स्किल उसे सिखा देनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा एक्वा किसी काम की नहीं है। ये सुनकर एक्वा और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है, पर एक्वा का ये रोना बस एक नाटक था ताकि काजुमा दोबारा से डेविल किंग को हराने के लिए मान जाए। इतने में ही पूरे शहर में इमरजेंसी का अलर्ट बज जाता है और सभी को लड़ाई के लिए मेन गेट पर बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ डेविल किंग का सेनापति बेल्डिया खुद आया हुआ था। बेल्डिया गुस्से में कहता है कि वो अभी कुछ दिन पहले ही पास वाले किले में रहने आया है, पर आखिर वो कौन सा पागल है जो रोज आकर उसके किले पर एक्सप्लोजन मैजिक चला जाता है। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरी लड़की की तरफ देखने लगते हैं, पर वो लड़की साफ मना कर देती है कि उसे ये जादू नहीं आता। तभी मेगुमिन खुद आगे आती है और सीना तान कर बताती है कि ये काम उसी का है। बेल्टिया हैरान होकर पूछता है कि क्या वो पागल है और उससे लड़ना चाहती है। मेगुमिन पहले तो बड़े तशन में अपना इंट्रो देती है और झूठ मूठ की कहानी बनाती है कि किले पर रोज अटैक करना उसके प्लान का हिस्सा था, ताकि बेल्डिया खुद बाहर आ जाए। बेल्डिया कहता है कि ये सब बकवास है। तब मेगुमिन डर कर असली वजह बताती है कि वो एक मैगे यानी जादूगर है, और अगर वो रोज अपना जादू यूज नहीं करेगी तो वो मर जाएगी। बेल्डिया कहता है कि उसने ऐसी अजीब बात पहले कभी नहीं सुनी, पर क्या इसका मतलब यह है कि वो हमला करना बंद नहीं करेगी? बेल्डिया आगे कहती है कि वो पहले एक ईमानदार नाइट हुआ करता था, इसलिए वो कमजोरों पर वार नहीं करता। तभी एक्वा सामने आती है, पर बेल्डिया उसे देखकर कहता है कि एक्वा का लेवल इतना कम है कि वो उसे खत्म यानी प्योरीफाई नहीं कर सकती। गुस्से में आकर बेल्डिया मेगुमिन पर एक भयानक श्राप डालने लगता है कि 7 दिन के बाद उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाएगी, पर डार्कनेस तुरंत सामने आकर वो श्राप अपने ऊपर झेल लेती है। बेल्डिया कहता है कि अब मेगुमिन की गलती की सजा डार्कनेस को अपनी जान देकर चुकानी होगी, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन डार्कनेस अपनी ठलकी बातें शुरू कर देती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे सब पता है कि बेल्डिया ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहती है कि बेल्डिया की गंदी नजर उस पर है और वो उसे अपने किले में ले जाकर उसके साथ गलत हरकतें करना चाहता है, जिसके बाद ही वो श्राप हटाएगा। वो आगे कहती है कि बेल्डिया भले ही उसका शरीर पाले, पर उसका दिल कभी नहीं जीत पाएगा। बेल्डिया खुद चक्कर में पड़ जाता है कि उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। खैर, वो आखिरी में कहता है कि अगर वो लोग उसके किले तक पहुंच गए तो वो इस श्राप को हटा देगा। बेल्डिया के जाने के बाद डार्कनेस बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि बेल्डिया ने उसके साथ सच में कुछ गलत नहीं किया। पर मेगुमिन और काजुमा एकदम इमोशनल होकर किले पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि वो अपनी दोस्त डार्कनेस की जान बचा सके। डार्कनेस उन्हें रोकती है कि उन्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। पूरा माहौल एकदम इमोशनल हो गया था, पर तभी एक्वा आती है और बहुत ही आराम से डार्कनेस के उस श्राप को खत्म कर देती है। ये देखकर बाकी सब तो खुश हो जाते हैं, पर काजुमा, मेगुमिन और डार्कनेस का डब्बा गोल हो जाता है, क्योंकि एक तो डार्कनेस के साथ अब कुछ अजीब नहीं होने वाला था, और दूसरा उनका सारा इमोशनल मोटिवेशन बेकार चला गया। अगले दिन काजुमा सोचता है कि वो यहाँ एक बढ़िया एनिमे हीरो वाली जिंदगी जीने आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही रायता फैल गया है। इतने में एक्वा आकर कहती है कि उन्हें कोई नया काम क्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर्जे में डूबती जा रही है। सभी लोग मान तो जाते हैं, पर गिल्ड में सिर्फ बहुत खतरनाक काम ही बचे थे। आखिरी में उन्हें एक ऐसा काम मिल जाता है जहाँ उन्हें एक झील के पानी को साफ करना था, जिसे कुछ खतरनाक एलिगेटर मॉन्स्टर्स ने गंदा कर दिया था, और पानी साफ करने का ये काम एक्वा बहुत आराम से कर सकती थी, और इस काम के बदले उन्हें पूरे 3 लाख रुपए मिलने वाले थे। पर एक्वा बताती है कि इस झील को साफ करने में पूरे 12 घंटे लगेंगे, और वहाँ खतरनाक मगरमच्छ, एलिगेटर्स भी होंगे, इसलिए बाकी तीनों को उसकी रक्षा करनी होगी। तभी काजुमा को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सभी लोग एक्वा को एक मजबूत पिंजरे में बंद करते हैं और झील के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो अंदर बैठकर बिना किसी खतरे के पानी साफ कर सके। 2 घंटे बीत जाते हैं और एक्वा पिंजरे में बैठे बैठे बोर होते हुए पानी साफ करती रहती है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ खतरनाक मगरमच्छ आ जाते हैं और पिंजरे को तोड़कर एक्वा को खाने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर एक्वा की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे अपनी पूरी जान लगा देती है ताकि पानी जल्दी साफ हो जाए। क्योंकि उसे पैसे भी चाहिए थे, इसलिए वो पीछे भी नहीं हट सकती थी। आखिरी में पूरे 7 घंटे की मेहनत के बाद वो झील को पूरी तरह साफ कर देती है और वो मॉन्स्टर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। पर इस हसीन हादसे से एक्वा इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो पिंजरे से बाहर आने को तैयार ही नहीं होती। तीनों उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वो अंदर ही बैठी रोती रहती है। इसके बाद कहानी में एक नए हीरो क्योया की एंट्री होती है, जो एक पुराने ड्रैगन को बहुत आराम से मार देता है। क्योया भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसे एक्वा ने ही इस दुनिया में भेजा था, और उसकी तलवार भी एक्वा ने ही उसे दी थी। क्योया सोचता है कि वो एक्वा से किया वादा पूरा करेगा और डेविल किंग को जरूर मारेगा। तभी उसे एक्वा की रोने और गाने की आवाज सुनाई देती है। एक्वा रोए जा रही थी कि ये लोग मुझे पकड़कर ले जा रहे हैं और बेच देंगे। क्योंकि एक्वा उसे एक देवी की तरह पूछता था, वो तुरंत उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है।
कजुमा एक्वा से पूछता है कि क्या वो इस लड़के को जानती है, क्योंकि वो उसे देवी देवी बुला रहा है। एक्वा को तब याद आता है कि हाँ, वो तो एक देवी है। उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है, पर उसे क्योया का नाम और चेहरा बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता। क्योया को जब पता चलता है कि कजुमा ने एक्वा को पिंजरे में बंद करके झील साफ करवाई है, तो वो कजुमा पर भयानक गुस्सा होता है कि वो एक देवी से ऐसा काम कैसे करवा सकता है। पर एक्वा कहती है कि अब उसे इसमें मजा आने लगा है और वो गुस्सा नहीं है। तभी मेगुमिन और डार्कनेस भी क्योया को आगे बढ़ने से रोकती हैं। कजुमा मन में सोचता है कि इस बंदे के पास एक ताकतवर तलवार है, इसलिए इतना उड़ रहा है। अगर असल सच पता चल जाए तो ये सबसे पहले भागेगा। क्योया उन तीनों लड़कियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वादा करता है कि वो उन्हें एक ऐशो आराम वाली जिंदगी देगा। पर एक्वा, मेगुमिन और डार्कनेस को वो बंदा एक नंबर का चिपकू यानी कि क्रीपी लगता है। मेगुमिन और डार्कनेस तो उसे पीटने के मूड में थी। कजुमा कहता है कि ये तीनों तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और वो चारों वहाँ से निकलने लगते हैं। पर क्योया उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि वो एक्वा को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। वो कजुमा को एक मुकाबले के लिए ललकारता है और कहता है कि अगर वो जीता तो एक्वा उसके साथ चलेगी और अगर कजुमा जीता तो जो कजुमा कहेगा वही होगा। कजुमा बिना कोई वक्त कमाए सीधा हमला करता है और अपनी स्टील स्किल का यूज करके पलक झपकते ही क्योया की वो कीमती तलवार चुरा लेता है। कजुमा उसके तलवार चुराने के बाद क्योया के सिर पर दे मारता है और उसे वहीं ढेर करके ये मुकाबला जीत जाता है। तभी क्योया की टीम की दो लड़कियां कहती हैं कि ये तलवार सिर्फ क्योया की है और वही इसका यूज कर सकता है। एक्वा भी इस बात को पक्का करती है कि इसकी पावर का यूज सिर्फ क्योया ही कर सकता है। कजुमा थोड़ा सोचता और कहता है कि अब से ये तलवार मेरी हुई और वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों लड़कियां गुस्सा होकर तलवार वापस मांगती हैं तो कजुमा कहता है कि वो जेंडर इक्वालिटी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। वो उन दोनों को पीट भी सकता है और उनका बहुत कुछ स्टील भी कर सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद जब वो गिल्ड वापस आते हैं तो उन्हें 3 लाख के बदले सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलते हैं। वजह ये थी कि जिस पिंजरे को क्योया ने तोड़ा था उसे ठीक करने का खर्चा 2 लाख रुपए आया था। एक्वा इस बात पर क्योया पर बहुत गुस्सा होती है। तभी क्योया वहाँ कजुमा की पूरी कुंडली निकाल कर आता है और सबके सामने कहता है कि कजुमा एक अंडरवेयर चोर है और लड़कियों को लिक्विड में नहलाता है। और इतने में एक्वा आकर क्योया को एक जोरदार मुक्का मारती है और कहती है कि उसकी वजह से उनका 3 लाख का नुकसान हुआ है, इसलिए वो पैसे भरे। क्योया डरकर पैसे दे देता है। अब एक्वा को 3 लाख के बदले पूरे 4 लाख मिल चुके थे, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है। क्योया फिर कजुमा से अपनी तलवार वापस मांगता है, पर कजुमा साफ कह देता है कि वो तो तलवार को कब का बेचकर खा चुका है। डार्कनेस फिर पूछती है कि वो लड़का बार बार एक्वा को देवी क्यों कह रहा था। मौका देखकर एक्वा बताती है कि वो सच में एक देवी है, पर दोनों लड़कियों को लगता है कि एक्वा ने कोई ख्वाब देखा है। इतने में शहर में एक और खतरे का अलर्ट बज जाता है और सभी को, खास करके कजुमा और उसकी टीम को मेन गेट पर बुलाया जाता है क्योंकि सेनापति बेल्डिया दोबारा वहां आया था और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। बेल्डिया बताती है कि उसके गुस्से की वजह ये है कि मेगुमिन अभी तक रोज आकर उसके किले पर एक्सप्लोजन मैजिक चला रही थी। काजुमा गुस्से भी मेगुमिन पर चिल्लाता है तो मेगुमिन कहती है कि पहले वो खाली मैदान में जादू चलाती थी, पर जब से उसने किले पर जादू चलाना शुरू किया है उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। काजुमा पूछता है कि जब वो जादू के बाद चल नहीं पाती तो उसके साथ वहाँ कौन जाता था। तब पता चलता है कि ये काम एक्वा का था। बेल्डिया कहता है कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा और सभी को उनकी दोस्त डार्कनेस की तरह तड़प तड़प कर मरना होगा। पर जैसे ही वो डार्कनेस को एकदम सही सलाट देखता है तो वो दंग रह जाता है कि ये कैसे हो गया। एक्वा उस पर हंसने लगती है और कहती है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इसे लगा कि हम इसका श्राप नहीं हटा पाएंगे। इस बात पर बेल्डिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी एक्वा उस पर पानी साफ करने वाला जादू सेक्रेड हाइनेस सेक्रेड चला देती है, जिससे बेल्डिया की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो लड़ाई के लिए अपनी एक भूत सेना यानी अनडेड आर्मी को बुला लेता है। काजुमा समझ जाता है कि बेल्डिया डर गया है, इसलिए सेना बुलाई है। एक्वा दोबारा उस पर हमला करती है जिससे बेल्डिया फिर से डर जाता है, पर इस बार वो गुस्से में अपनी सेना को पूरे शहर को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। बेल्डिया की सेना के सारे भूत यानी अनडेड आर्मी बस एक्वा के पीछे पड़ जाते हैं और एक्वा डर के मारे उन्हें अपने पीछे दौड़ाते हुए सीधा काजुमा की तरफ ही भागती हुई आती है। क्योंकि सारी सेना एक साथ भाग रही थी इसलिए मेगुमिन उन पर निशाना नहीं लगा पा रही थी। तब काजुमा दिमाग लगाता है और एक्वा को लेकर सीधा मेगुमिन के सामने आ जाता है जहां बेल्डिया भी खड़ा था। काजुमा मेगुमिन को वहीं से हमला करने के लिए कहता है जहां से निशाना लगाना बहुत आसान था। मेगुमिन ठीक वैसा ही करती है और एक भयानक धमाका करती है जिससे पूरी भूत सेना एक झटके में खत्म हो जाती है। पर बेल्डिया अभी भी बच जाता है और वो खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसे रोकने के लिए डार्कनेस सामने आ जाती है। काजुमा सोच रहा था कि मेगुमिन अब दूसरा हमला नहीं कर सकती और एक्वा के जादू का भी कोई खास असर नहीं हो रहा, तो अब वो ये लड़ाई कैसे जीतेंगे। इतने में शहर के कुछ और एडवेंचरर्स लड़ने आते हैं, पर बेल्डिया अपने सिर को धड़ से अलग करके हवा में फेंक देता है और ऊपर से सब कुछ देखते हुए उन 5 को बहुत आराम से ढेर कर देता है। ये देखकर एक लड़की चिल्लाती है कि क्योया ही उन्हें बचा सकता है, पर उन बेचारों को क्या पता कि काजुमा ने क्योया की ताकतवर तलवार तो कब की बेच खाई है। बेल्डिया इसके बाद सीधा काजुमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डार्कनेस बीच में आकर खड़ी हो जाती है। डार्कनेस अपनी अजीब बातें शुरू करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती यानी पब्लिक
पब्लिक शेमिंग करना चाहते हो। बेल्डिया हैरान होकर कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, लोग सोचेंगे कि मैं कोई गंदा आदमी हूँ। डार्कनेस तभी बहुत ताकतवर हमला करती है, पर बेल्डिया एक ही जगह खड़ा था, फिर भी उसकी तलवार उसे टच तक नहीं कर पाती। इसके बाद बेल्डिया उसे एक जोरदार वार करता है, पर डार्कनेस कहती है कि वो एक नाइट है और हार नहीं मानेगी। वो आगे कहती है कि उसे पता है बेल्डिया उसके कवच को तोड़कर उसे नंगा करना चाहता है, पर वो पीछे नहीं हटेगी। बेल्डिया तो खुद डार्कनेस की इन ठर की बातों से डरने लगता है कि ये लड़की आखिर क्या बोल रही है। लेकिन इस बीच कजुमा को एक मौका मिल जाता है। वो बेल्डिया पर पानी का हमला यानी वाटर अटैक करता है और उसे जमाने यानी फ्रीज करने के बाद स्टील का यूज करता है ताकि उसकी तलवार चुरा सके। पर क्योंकि कजुमा का लेवल बहुत कम था, इसलिए स्टील बेल्डिया पर काम नहीं करता। डार्कनेस फिर से सामने आकर बेल्डिया के वार झेलने लगती है और बेल्डिया उसे बहुत पीटता है, जिसमें डार्कनेस को बहुत मजा आ रहा था। तभी कजुमा को याद आता है कि जैसे ही उसने पानी से हमला किया था, बेल्डिया पीछे हट गया था। कजुमा दोबारा पानी का यूज करता है और बेल्डिया फिर पीछे हट जाता है। कजुमा समझ जाता है कि पानी ही बेल्डिया की सबसे बड़ी कमजोरी यानी वीकनेस है। वो शहर के सारे एडवेंचरर्स को चिल्लाकर कहती है कि जो भी पानी का जादू जानते हैं वो सब बेल्डिया पर पानी फेंकें। सभी लोग ऐसा ही करने लगते हैं। अब बारी थी एक्वा की, जो फ्लड लाने वाला भयानक पानी का जादू चला सकती थी। कजुमा के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक्वा ये जादू करने के लिए तैयार होती है। एक्वा को तैयार होता देख बेल्डिया डर के मारे वहाँ से भागना चाहता है, पर डार्कनेस उसे जकड़ लेती है और भागने नहीं देती। नतीजा ये होता है कि एक्वा एक बहुत बड़ा पानी का हमला कर देती है। पानी इतना ज्यादा था कि शहर की सुरक्षा वाली दीवार यानी प्रोटेक्टिव वॉल भी टूट जाती है। इस भयानक हमले से बेल्डिया बहुत ज्यादा कमजोरी तो हो जाता है, पर वो अभी तक पूरी तरह हारा नहीं था। बेल्डिया भले ही बच गया था, पर इस बार कजुमा सही मौका देखकर अपनी स्टील स्किल चलाता है और सीधा बेल्डिया का सर ही चुरा लेता है। कजुमा सबको बताता है और सभी लोग बेल्डिया के सर से फुटबॉल खेलने लगते हैं। बेल्डिया का यहाँ पूरा मजाक बनकर रह जाता है। इसके बाद एक्वा अपने सबसे पावरफुल जादू यानी सेक्रेड हाइनेस सेक्रेट का यूज करती है और बेल्डिया को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद एक्वा उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगती है जो इस लड़ाई में मारे गए थे, पर तभी वो देखती है कि वो सभी लोग तो जिंदा हैं। असल में एक्वा के पास ऐसी ताकत थी कि वो हाल ही में मरे हुए लोगों को बहुत आराम से जिंदा कर सकती थी। इसके बाद गिल्ड में सभी लोग मिलकर जोरदार पार्टी करते हैं और एक्वा तो पीने के बाद एकदम तल्ली हो जाती है। तभी वहाँ की लेडी आकर बताता है कि बेल्डिया को मारने के बदले उन्हें पूरे 30 करोड़ यानी 300 मिलियन का इनाम मिला है। ये सुनकर कजुमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उन्हें गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और वो एक आराम की जिंदगी जी सकेंगे। गिल्ड के सारे लोग कजुमा और उसकी टीम के लिए चीयर्स कर रहे थे। अब ये चारों अकेले में मीटिंग करने बैठते हैं कि कौन कितने पैसे लेगा, पर तभी वहाँ वही लेडी आकर एक बुरी खबर सुनाती है। वो बताती है कि एक्वा ने जो बाढ़ लाकर शहर की प्रोटेक्टिव वॉल तोड़ी थी, उसे ठीक करने का खर्चा पूरे 34 करोड़ आया है। इसका मतलब इनाम के पैसे कटने के बाद भी ये चारों अब 4 करोड़ के कर्जे में डूब चुके हैं और ये सब हुआ था एक्वा के उस आफत वाले पानी के हमले की वजह से। यानी अब उन्हें कर्जा चुकाने के लिए फिर से मजदूरी करनी पड़ेगी और डेविल किंग को मारने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगली सीन में ठंड यानी विंटर का मौसम शुरू हो जाता है। काजुमा बहुत गुस्से में था कि एक्वा की वजह से वो अभी तक कर्जे में है और इस कड़क तो ठंड में उनकी हालत खराब हो रही है। पर एक्वा उल्टा झगड़ा करती है कि उसी की वजह से बेल्डिया हारा था। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी मेगुमिन और डार्कनेस भी वहां आ जाती हैं। वो देखते हैं कि बाकी सारे एडवेंचरर्स बेल्डिया को मारने का इनाम लेकर मजे कर रहे हैं, पर उन्हें पैसे कमाने के लिए नया काम ढूंढना पड़ेगा। वो लोग जब बोर्ड पर काम चेक करते हैं तो वहाँ सिर्फ मुश्किल मिशन ही बचे थे, पर उन्हें एक आसान काम मिल जाता है जिसमें उन्हें स्नो स्प्राइट्स यानी बर्फ के छोटे जीवी को मारना था। एक को मारने के 1 लाख रुपए मिलने वाले थे और उन्हें मारना बहुत आसान था, इसलिए वो इसी काम को चुन लेते हैं। पर काजुमा ध्यान देता है कि डार्कनेस इस आसान काम को देखकर भी बहुत खुश हो रही थी, जबकि उसे तो सिर्फ खतरनाक मॉन्स्टर्स ही पसंद आते हैं। खैर वो लोग बर्फ वाली जगह पर पहुंचते हैं और बहुत आराम से उन स्नो स्प्राइट्स को मारने लगते हैं। एक्वा तो कुछ को जिंदा ही पकड़ लेती है ताकि गर्मियों में उनका यूज फ्रिज की तरह कर सके, पर तभी मेगुमिन फिर से अपने एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है और एक झटके में सारे स्नो स्प्राइट्स को खत्म कर देती है। पर अब बारी थी असली बॉस की, जिसका नाम था विंटर शोगन, जिसके ऊपर बहुत बड़ी इनामी राशि रखी गई थी। डार्कनेस को उससे लड़ने के लिए हद से ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि विंटर शोगन उसे बहुत बुरी तरह पीटेगा और वो बिल्कुल यही चाहती थी। विंटर शोगन अपने पहले ही हमले में डार्कनेस की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर काजुमा की बिल्कुल फट जाती है। एक्वा बताती है कि स्नो स्प्राइट्स को जो भी मारने आता है उनके दिमाग में जो चल रहा होता है ये उसी का रूप ले लेते हैं। यानी यहाँ जापान से कोई आया था जिसके दिमाग में नेपोलियन भरा हुआ दिमाग था और इसी वजह से विंटर शोगन पैदा हुआ है। एक्वा तुरंत अपने पकड़े हुए स्नो स्प्राइट्स को आजाद कर देती है और घुटनों पर बैठकर बाउ डाउन करके माफी मांगने लगती है। वो काजुमा को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने सुना है कि ऐसा करने से विंटर शोगन माफ कर देता है। पर डार्कनेस झुकने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक नाइट थी, इसलिए काजुमा जबरदस्ती उसे पकड़कर झुकाता है, क्योंकि
अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी मौत पक्की थी। पर अभी तक काजुमा खुद नहीं झुका था और जब तक वो अपनी तलवार फेंककर झुकने जाता तब तक विंटर शोगन आकर उसे मार देता है। मौत के बाद कजुमा एक बार फिर आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है। इस बार वहां एरिस नाम की देवी उसका स्वागत करती है और उसे कजुमा की मौत पर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कजुमा को कहती है कि वो इस बार उसे जापान में एक बहुत अच्छी फैमिली और आरामदायक जिंदगी देगी और कजुमा जो चाहे बदलाव भी कर सकता है। कजुमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इतना सब झेलने के बाद आखिरकार उसे उस फक्तू दुनिया से छुटकारा मिल रहा था। पर साथ ही साथ वो रोने भी लगता है क्योंकि वो आक्वा और बाकी लड़कियों के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था। अब जैसे ही एरिस उसे नए जन्म के लिए भेजने वाली होती है तभी वहां आक्वा की आवाज गूंजने लगती है जो कजुमा को उठने के लिए कह रही थी क्योंकि वो उसे इतनी आसान से मरने नहीं देगी। आक्वा ने उसके शरीर को दोबारा जिंदा करना शुरू कर दिया था। एरिस कहती है कि नियम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, जो एक बार मर गया उसे दोबारा उस जिंदगी में वापस नहीं भेजा जा सकता। पर आक्वा यहाँ से एरिस को ऐसी भयानक डांट लगाती है कि एरिस डर के मारे कजुमा को वापस जिंदा करने के लिए मान जाती है। वापस जिंदा होने के बाद तीनों लड़कियां उसे देखकर बहुत खुश होती हैं, पर कजुमा मन में सोच रहा होता है कि क्या वो आक्वा को बदलकर एरिस को अपनी टीम में लग सकता है क्योंकि एरिस बहुत ज्यादा क्यूट और अच्छी थी। कजुमा को तब पता चलता है कि विंटर शोगुन ने उसका सिर काट कर धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया था और अब वापस आने के बाद आक्वा उसे दिखाती है कि उसने एक स्नो स्प्राइट को सबसे छुपाकर अपने पास रख लिया है। कजुमा कहता है कि वो उसे मारना चाहता है क्योंकि उसे मारने पर पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, पर आक्वा उसे बर्फ की तरह यूज करना चाहती थी। इसके बाद जब रात को खाना खाने की बारी आती है तो तीनों लड़कियां सारे पैसे खर्च करके ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देती हैं, जबकि कजुमा सोच रहा था कि उनके पास जो थोड़े से पैसे बचे हैं उन्हें वो बहुत बचा बचा कर खर्च करेंगे ताकि पूरी ठंड निकल जाए। पर इन लोगों ने सारा पैसा एक ही रात के खाने में उड़ा दिया। कजुमा अब दुख में सोचने लगता है कि उसे शायद जापान में ही नया जन्म ले लेना चाहिए था। ठंड से बचने के लिए एक दिन आक्वा कजुमा का ट्रैक सूट ही जलाने लगती है, जिसे कजुमा किसी तरह छीन कर बचाता है और कहता है कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं जला देती। उनकी इस झगड़े में जो थोड़ी बहुत आग जल रही थी वो भी बुझ जाती है। इसके बाद कजुमा आक्वा को लेकर एक दुकान पर जाता है। उस दुकान की मालकिन का नाम विज था। विज को देखते ही आक्वा बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि विज एक मरे हुए लोगो जैसी जीवी थी जिसे लिच कहा जाता है। पर विज सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी जो हर रात भटकती हुई आत्माओं को आजाद करती थी। एक दिन जब विज ये काम नहीं कर पा रही थी तो उसकी जगह काजुमा और एक्वा ने ही उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी और दोनों पहली बार विज से ऐसे ही मिले थे। अब काजुमा उसके पास एक नई स्किल सीखने आया था, पर एक्वा इसके बिल्कुल खिलाफ थी। जब विज को पता चलता है कि एक्सेस ऑर्डर की देवी है तो वो उससे दूर हटने लगती है क्योंकि उसने सुना था कि एक्सेस ऑर्डर के लोगों से ऐसे दूर रहो जैसे वो कोई बीमारी हो, और एक्वा तो उनकी देवी थी। इसलिए ये बात सुनकर एक्वा का गुस्सा और बढ़ जाता है। विज आगे बताती है कि बेल्डिया को मारना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो एक बेहतरीन तलवारबाज था। काजुमा पूछता है कि क्या तुम उसे जानती थी, तो विज हाँ कहती है क्योंकि वो खुद भी डेविल किंग के 8 सेनापतियों यानी वैसल्स में से एक है। ये सुनते ही एक्वा सीधा विज के ऊपर कूद पड़ती है उसे मारने के लिए क्योंकि उसे लगता है कि इससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बिल्कुल बेल्डिया को मारने की तरह। वो अलग बात है कि बेल्डिया को मारने के बाद भी वो लोग कर्जे में डूबे हैं, पर एक्वा को लगता है कि विज को मारकर उनका कर्जा उतर जाएगा। विज डर कर बताती है कि उसने डेविल किंग के किले के ऊपर बस एक सुरक्षा दीवार बनाई है, इसके अलावा उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसी वजह से उसके ऊपर कोई इनाम भी नहीं रखा गया है। पर एक्वा फिर भी उसे खत्म करना चाहती है। काजुमा को तब पता चलता है कि डेविल किंग के किले का रास्ता तभी खुलेगा जब उसके सारे सेनापतियों को हरा दिया जाएगा क्योंकि डेविल किंग ने ऐसा ही नियम बनाया था। एक्वा कहती है कि उन्हें विज को अभी मार देना चाहिए, पर विज रोने लगती है कि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। काजुमा एक्वा को रोकता है क्योंकि अगर वो अभी डेविल किंग के पास पहुंच भी गए तो अपने कम लेवल की वजह से कुछ नहीं कर पाएंगे। काजुमा विज से पूछता है कि उन लोगों ने उसके साथी बेल्डिया को मारा है तो क्या उसे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा। विज बताती है कि वो बेल्डिया के ज्यादा करीब नहीं थी, उल्टा बेल्डिया तो एक नंबर का ठरकी था जो अपने कटे हुए सिर को जमीन पर फेंक कर उसके स्कर्ट के नीचे देखने की कोशिश करता रहता था। विज आगे बताती है कि उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिससे वो अपने दुश्मन की जादू की ताकत यानी उनका माना सूख यानी सकआउट कर सकती है। काजुमा को लगता है कि ये स्किल उनके बहुत काम आ सकती है क्योंकि उनकी अपनी हमला करने की ताकत बहुत ही कम है। इसके बाद विज उन्हें दिखाती है कि उसकी इस ताकत यानी ड्रेन टच का यूज कैसे किया जाता है और वो इसका डेमो एक्वा के ऊपर करके दिखाती है। काजुमा तुरंत स्किल को सीख लेता है, पर दूसरी तरफ एक्वा मौका देखकर चुपचाप विज को ही खत्म करने में लगी हुई थी, जिसे काजुमा दोबारा चिल्लाकर रोकता है। पर तब तक विज बेचारी बहुत ज्यादा धुंधली यानी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। तभी वहाँ एक नया बंदा आता है और अगले ही पल वो चारों एक बहुत बड़े महल यानी मैंशन के सामने खड़े होते हैं। असल में उन्हें इस महल से भूत भगाने का काम मिला था। उन्हें वहाँ की भटकती आत्माओं को ऐसे खत्म करना था कि वो दोबारा कभी
वापस ना आए, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने उन्हें भगाया था पर वो बार बार वापस आ जाती थीं। अगर ये चारों इस मैंशन को भूत मुक्त कर देते हैं तो उन्हें इस आलीशान महल में हमेशा के लिए रहने की जगह मिल जाएगी। एक्वा घमंड में कहती है कि इस बार भूत वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद एक आर्क प्रीस्ट और देवी है और वो सब कुछ चुटकियों में भगा देगी। इसलिए बाकी तीनों महल की साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं और सब कुछ एक्वा पर छोड़कर आराम करने चले जाते हैं। इस नए महल में खुद का अलग कमरा मिलने पर कासुमा बहुत ज्यादा खुश था, पर तभी उसे एक्वा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागकर देखने जाता है कि क्या हुआ। वहां जाकर पता चलता है कि एक्वा इसलिए रो रही थी क्योंकि भूतों ने उसकी सबसे महंगी शराब पीकर खत्म कर दी थी। एक्वा गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है कि वो अब सारे भूतों को चुन चुन कर मारेगी। आधी रात को कासुमा की नींद खुलती है क्योंकि उसे जोर से टॉयलेट यानी सुसु लगी थी, पर तभी उसकी नजर कमरे की कुर्सी पर पड़ती है जहाँ एक अजीब सी गुड़िया बैठी हुई थी, जबकि वहाँ पहले कोई गुड़िया नहीं थी। ये देखकर कासुमा की बिल्कुल फट जाती है और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी उसे लगता है कि उसके बिस्तर पर कोई आ गया है और जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके चारों तरफ ढेर सारी गुड़िया बैठी थी। वो डर के मारे वहाँ से भागता है और सीधा एक्वा के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ पहले से मेगुमिन बैठी हुई थी क्योंकि वो भी उन गुड़ियों को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो एक्वा के कमरे में इसलिए बैठी थी क्योंकि उसे भी टॉयलेट जाना था, पर डर के मारे वो अकेले नहीं जा पा रही थी और वो एक्वा के वापस आने का इंतजार कर रही थी। क्योंकि कासुला को भी बहुत जोर से टॉयलेट लगी थी तो वो सोचता है कि वो चुपचाप बालकनी में जाकर अपना काम निपटा लेगा, पर मेगुमिन साफ मना कर देती है कि वो बालकनी में ऐसा नहीं कर सकता। अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि बालकनी में सुसु करना है या नहीं करना है। तभी उन्हें दिखता है कि बालकनी से ढेर सारी गुड़िया उनकी तरफ बढ़ रही हैं। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। क्योंकि दोनों को ही जोर से टॉयलेट लगी थी तो मेगुमिन पहले अंदर चली जाती है और कासुमा बाहर खड़ा होकर उसे जल्दी करने को कहता है। इतने में कासुमा देखता है कि गुड़िया उनके पास पहुंचने वाली हैं, तो वो मेगुमिन को तुरंत बाहर आने को कहता है। जब मेगुमिन बाहर नहीं आती तो काजुमा खुद दरवाजा खोलता है और उसे पकड़कर वहां से भाग निकलता है, पर टॉयलेट न जाने की वजह से काजुमा की हालत खराब हो रही थी तो मेगुमिन उसकी मदद करने के लिए एक पॉट यानी बर्तन लेकर आती है और कहती है कि वो इसमें अपना काम कर ले। काजुमा भी मजबूरी में इसका यूज करने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मेगुमिन डर के मारे इतनी पागल हो जाती है कि वो महल के अंदर ही अपना एक्सप्लोजन मैजिक शुरू करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। काजुमा उसे तुरंत रोकता है क्योंकि अगर जादू चल गया तो पूरा महल ही तबाह हो जाएगा। तभी कोई उनका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो काजुमा बिना देखे ही उसे जोरदार पीट देता है, पर असल में वो एक्वा थी जो उन्हें ये बताने आई थी कि उसने सारे भूतों को भगा दिया है। अगले दिन वो दोनों गिल्ड जाकर इस बारे में बताते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उस मैंशन के पास एक कब्रिस्तान है जहाँ वो दोनों पहली बार विस से मिले थे। किसी ने वहाँ भटकती आत्माओं को आजाद करने के बजाय पूरे कब्रिस्तान पर एक परमानेंट बैरियर लगा दिया था, जिसके डर से आत्माओं के पास जाने की कोई जगह नहीं बची थी और वो बार बार उस महल में आ रही थी। मजेदार बात ये थी कि ये सारी प्रॉब्लम एक्वा की वजह से हुई थी, तो काजुमा शर्म के मारे गिल्ड से कोई इनाम लेने से मना कर देता है। वैसे भी उन्हें रहने के लिए आलीशान महल तो मिल ही चुका था। अगले दिन विस काजुमा को नए घर के लिए बधाई देने आती है। काजुमा बहुत खुश था, पर तभी उसे पता चलता है कि एक्वा और मेगुमिन खाना बनाने के लिए उसके प्यारे ट्रैक सूट को ही आग में जला रही हैं। काजुमा का दिल टूट जाता है। रात को काजुमा मस्त आग के सामने बैठा होता है, तभी एक्वा आकर उसे वहाँ से हटने को कहती है क्योंकि उसे आग सेकनी थी। एक्वा अपना रौब दिखाते हुए कहती है कि उसका लेवल 21 है, इसीलिए यहाँ बैठने का हक सबसे पहले उसका है। पर सच तो ये था कि एक्वा का लेवल शुरुआत से ही 21 था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। काजुमा को बुरा लगता है और वो सोचता है कि एक्वा चाहे अपना लेवल कितना भी बढ़ा ले, उसकी इंटेलिजेंस कभी नहीं बढ़ने वाली। काजुमा उसे बेचारी समझकर उस पर तरस खाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मार्केट में काजुमा की मुलाकात दो एडवेंचरर्स कीट्स और डस्ट से होती है जो एक गली में छुपकर कुछ देख रहे थे। जब काजुमा उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सिर्फ लड़कों यानी मेल एडवेंचरर्स को ही पता होना चाहिए और वो काजुमा को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर काजुमा जो कुछ देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। उसे लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया हो। काजुमा को ले जाकर एक सीट पर बिठाया जाता है और एक लेडी आकर उसे बताती है कि वो सभी सक्यूबस यानी सपनों में आने वाली परियां हैं। उनका काम मेल एडवेंचरर्स को सुकून देना और उनका स्ट्रेस कम करना है, क्योंकि बेचारे एडवेंचरर्स बहुत छोटे कमरों में रहते हैं जहां वो कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो किसी फीमेल एडवेंचरर के साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनकी पिटाई हो जाएगी। इसलिए यहाँ उन्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। काजुमा को यहाँ एक फॉर्म भरना होगा जिसमें उसे लिखना होगा कि उसे कैसी लड़की चाहिए, वो कौन हो और क्या करती हो। रात को
सोते समय उसे बिल्कुल वैसा ही सपना दिखाया जाएगा जिसमें वो पूरे मजे कर सकता है। ये जानकर कजुमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लेडी जाने से पहले उसे समझाती है कि वो रात को शराब यानी अल्कोहल बिल्कुल न पिए, क्योंकि अगर वो बहुत गहरी नींद में सो गया तो उसे सपना नहीं आएगा। वापस आने पर कजुमा देखता है कि आज घर पर एक शानदार रॉयल डिनर का इंतजाम था जो डार्कनेस की फैमिली ने भेजा था। खाना इतना टेस्टी था कि कजुमा खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी एक्वा दिखाती है कि इस खाने का मजा शराब के साथ और बढ़ जाता है और वो सभी पीने लगते हैं। कजुमा भी गलती से पीने ही वाला होता है कि उसे उस लेडी की बात याद आ जाती है। वो अपने मन को समझाता है कि वो बिल्कुल नहीं पिएगा। जब सब उसे पीने को कहते हैं तो वो झूठ बोल देता है कि वो बाहर से पी कर आया है, इसलिए अब और नहीं पिएगा। कजुमा को उन्हें मना करने में बुरा तो लग रहा था, पर वो सोचता है कि उसके लिए ये शानदार शराब ज्यादा जरूरी है या वो सपना। उसका दिमाग जवाब देता है कि सपना ज्यादा जरूरी है और वो सबको बाय बोलकर सोने चला जाता है। कमरे में जाने के बाद बहुत कोशिश करने पर भी कजुमा को नींद नहीं आती, क्योंकि वो रात के सपने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसलिए वो खुद को शांत यानी रिलैक्स करने के लिए नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है तभी वो देखता है कि डार्कनेस वहाँ आती है। वो भी वहाँ नहाने के लिए आई थी, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कजुमा पहले से ही अंदर मौजूद है। उसको लग रहा होता है कि ये सब उसके सपने का हिस्सा है और उसे डार्कनेस की बॉडी बहुत प्यारी लगती है। वो बिना डरे डार्कनेस को उसे नहलाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सपना उसकी उंगलियों पर चल रहा है और जो वो कहेगा डार्कनेस को वही करना पड़ेगा। डार्कनेस तो शर्म के मारे एकदम लाल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, पर कजुमा इतने बजे और हक से बोल रहा था कि डार्कनेस मना नहीं कर पाती और उसे नहलाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसे लगता है कि कजुमा किसी थरकी बूढ़े की तरह बातें कर रहा है। इससे पहले कि आगे कुछ हो पाता, उन्हें एक्वा के चिल्लाने की आवाज आती है। कजुमा गुस्से में बाहर आता है कि क्या एक्वा उसे सपने में भी चैन से जीने नहीं देगी, पर बाहर आकर वो देखता है कि एक्वा और मेगुमिन ने एक सक्यूबिस को पकड़ रखा है जो कजुमा को सपना दिखाने आई थी। कजुमा का दिमाग झट से घूम जाता है और उसे समझ आता है कि बाथरूम में जो थी वो असली डार्कनेस थी, कोई सपना नहीं। एक्वा और सक्यूबिस को खत्म करना चाहती है, पर कजुमा उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। एक्वा उसे हटने को कहती है, नहीं तो उसका भरता बना देगी। तभी डार्कनेस भी वहाँ आती है और बताती है कि कजुमा उस सक्यूबिस के जादू के असर में है और अजीब हरकतें कर रहा है, इसलिए वो उसे मारना चाहती है। कजुमा उन तीनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सक्यूबिस को वहाँ से भाग जाने को कहता है। सक्यूबिस तो भाग जाती है, पर यहाँ कजुमा का बुरा भरता बन जाता है। अगले दिन कजुमा साफ सफाई कर रहा होता है। डार्कनेस खुश थी कि कल जो भी अजीब हरकतें हुई वो सब जादू के असर में हुई और कजुमा को कुछ याद नहीं है। कजुमा भी चुप रहता है और सच बताकर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता था। इतने में पूरे शहर में खतरे का अलर्ट बज जाता है कि डिस्ट्रॉयर उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सारे आम लोगों को शहर छोड़ने और एडवेंचरर्स को गिल्ड पहुंचने के लिए कहा जाता है। एक्वा और मेगुमिन तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागने के लिए तैयार थीं, पर कजुमा कहता है कि वो लड़ेंगे। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि डिस्ट्रॉयर क्या चीज है। डार्कनेस बताती है कि डिस्ट्रॉयर एक बहुत ही पुराना और खतरनाक वेपन है जिसे कोई नहीं रोक सकता। कजुमा कहता है कि वो फिर भी लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने इस महल को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। इसके बाद डिस्ट्रॉयर की एक झलक दिखती है जो धांसू मेटल का बना एक बहुत बड़ा स्पाइडर यानी मकड़ी जैसा रोबोट था। सारे एडवेंचरर्स गिल्ड में इकट्ठा होते हैं, जहां पता चलता है कि डिस्ट्रॉयर 1 घंटे में शहर पहुंच जाएगा। एक लड़की पूछती है कि जिस जादुई साम्राज्य यानी मैजिकल किंगडम ने इसे बनाया था, क्या उन्होंने इसे रोकने का कोई तरीका नहीं बताया? गिल्ड वाले बताते हैं कि डिस्ट्रॉयर ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को साफ किया था और यहाँ क्योया भी नहीं था जो शायद कुछ कर पाता। अब कजुमा एक्वा से पूछता है कि क्या वो डिस्ट्रॉयर के उस प्रोटेक्टिव यानी बैरियर को तोड़ सकती है जो उसके ऊपर होने वाले हर हमले को रोक लेता है। एक्वा कहती है कि उसे पक्का तो नहीं पता, पर वो कोशिश करके देख सकती है। वो आगे बताती है कि अगर शील्ड टूट गई तो उन्हें एक बहुत ही ताकतवर हमले की जरूरत होगी जो पूरे शहर में सिर्फ मेगुमिन ही कर सकती है। पर दिक्कत ये थी कि मेगुमिन सिर्फ एक ही बार हमला कर पाती थी। तभी वहाँ सबकी मदद के लिए विज आ जाती है। विज को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मरने से पहले विज एक महान जादूगर यानी मास्टर आर्च विजर्ड थी जो अब एक लिच बन चुकी है। अब सारे एडवेंचरर्स डिस्ट्रॉयर को रोकने की पूरी तैयारी में लग जाते हैं। डार्कनेस सबसे आगे खड़ी थी तो कजुमा उसके पास जाता है और कहता है कि अपनी अजीब इच्छाओं को छोड़ो और पीछे आओ। पर डार्कनेस इस बार सीरियस होकर कहती है कि वो यहाँ किसी थरकीपन की वजह से नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए खड़ी है। वो बताती है कि उसका असली नाम डस्टिनस फॉर्ड ला लटीना है और वो एक बहुत बड़े नोबल फैमिली से ताल्लुक रखती है, इसीलिए शहर की रक्षा करना उसका फर्ज है। थोड़ी देर में डिस्ट्रॉयर वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर मेगुमिन डर के मारे कांपने लगती है, पर विज और आक्वा एकदम तैयार थी। आक्वा सबसे पहले अपना जादू चलाकर डिस्ट्रॉयर के प्रोटेक्टिव शील्ड को पूरी तरह तोड़ देती है। अब बारी थी सबसे बड़े धमाके एक्सप्लोजन की, वो भी एक साथ। मेगुमिन बहुत डरी हुई थी तो कजुमा उसे हिम्मत देता है। इसके बाद मेगुमिन और विज
विज दोनों एक साथ मिलकर एक भयानक एक्सप्लोजन अटैक करती हैं, जिससे डिस्ट्रॉयर वहीं पर ढेर हो जाता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मेगुमिन चलने के लायक भी नहीं बची थी। आक्वा खुश होकर कहती है कि उन्हें अब जश्न मनाना चाहिए, पर तभी एक बुरी खबर आती है। डिस्ट्रॉयर का खुद को तबाह करने वाला सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ये सुनते ही सभी एडवेंचरर्स वहां से भागने लगते हैं। कजुमा भी मेगुमिन को पीठ पर उठाकर भाग रहा होता है और वो डार्कनेस को भी साथ चलने को कहता है, पर डार्कनेस साफ मना कर देती है कि जब तक पूरा शहर सेफ नहीं हो जाता वो वहां से एक कदम नहीं हटेगी। हालांकि अंदर ही अंदर वो इस बात से एक्साइटेड हो रही थी कि जब धमाका होगा तो उसके साथ क्या होगा। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि डिस्ट्रॉयर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। दूसरे एडवेंचरर्स को लगता है कि डार्कनेस शहर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है, तो वो भी जोश में आकर डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच विज बताती है कि अगर उन्हें मेन कंट्रोल रूम यानी सेंट्रल कंट्रोलर मिल जाए तो वो इस धमाके को रोक सकते हैं। इसीलिए मेगुमिन को एक जगह सेफ रखकर कजुमा, आक्वा और विज डिस्ट्रॉयर के अंदर घुस जाते हैं। आक्वा रोने लगती है कि मुझे घर जाना है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। किसी तरह उन्हें कंट्रोल रूम मिल जाता है, जहाँ उन्हें डिस्ट्रॉयर को बनाने वाले साइंटिस्ट का कंकाल मिलता है, जो सालों पहले मर चुका था। तब से वो साइंटिस्ट इसके अंदर ही छुप कर रह रहा था और वहीं मर गया। वहीं उन्हें कोरोनाटाइट नाम का एक चमकता हुआ पावर सोर्स मिलता है, जो डिस्ट्रॉयर का मेन पॉइंट था। अगर वो ज्यादा गर्म हो गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। विज कहती है कि उसके पास एक तरीका है, वो इस डेंजरस चीज को यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट कर सकती है। विज कहती है कि उसके पास इस डेंजरस चीज को गायब करने के लिए काफी जादू यानी माना नहीं बचा है, इसलिए वो कजुमा से माना सोखना शुरू करती है। पर विज इतनी ज्यादा ताकत सोख लेती है कि कजुमा की हालत खराब हो जाती है और उसकी हड्डियां तक दिखने लगती हैं। विज बताती है कि उसका अपनी टेलीपोर्टेशन पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं है, यानी ये कोरोनाटाइट कहीं भी जाकर गिर सकता है। हो सकता है किसी ऐसी जगह गिरे जहाँ इस शहर से भी ज्यादा लोग हों। कजुमा कहता है कि जो होगा मैं देख लूंगा, तुम बस इसे यहाँ से हटाओ। विज उसे टेलीपोर्ट कर देती है और उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। पर तभी डार्कनेस चिल्लाती है कि नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। असल में खुद डिस्ट्रॉयर अब बहुत गर्म होकर फटने वाला था। इधर विज के पास जादू खत्म हो चुका था, वहीं एक्वा मन ही मन खुश हो रही थी कि अगर ये शहर ब्लास्ट में उड़ गया तो उसका सारा कर्जा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कजुमा तुरंत एक्वा से जादू ड्रेन करना यानी सोखना शुरू करता है, तो एक्वा डर जाती है कि अगर उसकी पवित्र माना विज के अंदर गई तो विज एक भूत होने की वजह से खुद ही भस्म हो जाएगी। इतने में दूसरी तरफ से मेगुमिन किसी की पीठ पर बैठकर आती है और कहती है कि वो डिस्ट्रॉयर को उड़ाने के लिए तैयार है, पर उसे भी एक्सप्लोजन मैजिक के लिए माना चाहिए। कजुमा बिना भटके एक्वा से जादू की ताकत लेकर सीधा मेगुमिन के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। मेगुमिन को जितनी ताकत मिल रही थी वो उतनी ही पागल हो रही थी और चिल्लाती है मुझे और माना चाहिए। वहीं एक्वा रोती रहती है कि बस करो, तुमने बहुत ज्यादा सोख लिया है। आखिरकार ताकत मिलते ही मेगुमिन एक बहुत ही भयानक और पावरफुल एक्सप्लोजन मैजिक चलाती है, जिससे डिस्ट्रॉयर का बचा कुचा हिस्सा भी वहीं हवा में ढेर हो जाता है। अब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। कजुमा ठंडी सांस लेता है और सोचता है कि भले ही उसे ये आफत वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, पर शायद ये सब उसके एनिमे हीरो यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। तभी एक्वा भागती हुई आती है और बताती है कि किले से कुछ योद्धा उसे ढूंढते हुए आए हैं। कजुमा को लगता है कि वो लोग उसे इनाम देने आए हैं, पर जब वो सामने जाता है तो वहाँ की लेडी बताती है कि वो लोग कजुमा को गिरफ्तार करने आए हैं। असल में विज ने जिस कोरोनाटाइट को टेलीपोर्ट किया था वो सीधा जाकर एक बहुत बड़े अमीर आदमी लॉर्ड एलिडार के महल पर गिरा और उसने पूरे महल को तबाह कर दिया। यानी कजुमा एक बार फिर बहुत बड़े चक्कर में फंस चुका था। वो दुख में सोचता है कि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वो गलती से भी इस आफत वाली दुनिया में कदम नहीं रखेगा। कजुमा वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में इंक्वायरी के वक्त सेना नाम की एक लेडी कहती है कि उन्हें शक है कि काजुमा एक आतंकवादी या फिर वो डेविल किंग के साथ मिला हुआ है। तभी मेगुमिन उसके पक्ष में बोलती है कि अगर काजुमा ना होता तो डिस्ट्रॉयर की वजह से पूरे शहर में पता नहीं कितने ही लोग मारे जा चुके होते। पर तभी डार्कनेस भी काजुमा के पक्ष में बोलते हुए कहती है कि काजुमा में ऐसी कोई हिम्मत ही नहीं है, वो तो महल में हमेशा बस मुझे ही घुरता रहता है, पर कभी पास आकर कुछ करने की उसकी औकात ही नहीं होती, तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। काजुमा ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की मेरी मदद कर रही है या सबके सामने मेरी बेइज्जती। तभी शहर के बाकी एडवेंचरर्स भी चिल्लाने लगते हैं कि काजुमा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये देखकर सेना गुस्से में कहती है कि लगता है यहाँ सबको जेल जाने का बड़ा शौक है। ये सुनते ही बाकी सारे एडवेंचरर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हद तो तब हो गई जब आक्वा और मेगुमिन ने भी पासा पलट लिया और कहा हाँ कि काजुमा ने ही तो कहा था कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। दूसरी तरफ डार्कनेस जेल जाने की बात सुनकर हद से ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो अरेस्ट होना चाहती है ताकि उसे गंदी गंदी सजा मिले। विज बेचारी सच बताने जा रही थी कि जादू उसने चलाया था, पर आक्वा उसे रोक देती है और कहती है कि अगर किसी एक को बलि का बकरा बनना है तो काजुमा ही सही है। अपनी टीम की ये धोखेबाजी देखकर काजुमा गुस्से में कहता
है, मुझे तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा पूरा गिल्ड है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, गिल्ड का एक भी बंदा वहां नहीं था। सब के सब पतली गली से निकल चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहां काजुमा अकेला बैठकर रो रहा था। तभी जेल के पास एक जोरदार धमाका होता है और आक्वा दीवार के पास आती है। वो काजुमा को जेल से भगाने आई थी और धमाका मेगुमिन ने किया था ताकि गार्ड्स का ध्यान भटक सके। आक्वा बताती है कि उसने सुना है कि काजुमा को फांसी यानी एग्जीक्यूट भी दी जा सकती है, इसलिए वो काजुमा को ताला खोलने के लिए एक तार यानी लॉक पिक देती है और कहती है कि वो बाहर इंतजार कर रही है। पर काजुमा देखता है कि जेल के दरवाजे पर तो नंबर वाला यानी कॉम्बिनेशन लॉक लगा है, जिसे तार से नहीं खोला जा सकता। वो दुख में उस तार को फेंककर सो जाता है। अगले दिन आक्वा फिर से एक धमाका करके दरवाजे पर आती है और पूछती है कि कल वो भागा क्यों नहीं। वो रात भर बाहर इंतजार कर रही थी और गार्ड्स बार बार उससे पूछ रहे कि वो यहाँ क्या कर रही है। काजुमा उसे बताता है कि वहाँ नंबर वाला लॉक है। इस बार आक्वा एक आरी और डब्बा लेकर आती है ताकि काजुमा खिड़की के लोहे के डंडे काटकर भाग सके। पर तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और काजुमा आरी को फेंककर चुपचाप सोने का नाटक करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इस सस्ती आरी से लोहे के डंडे नहीं कटने वाले। अगले दिन काजुमा को पूछताछ के लिए एक बड़े कमरे में लाया जाता है, जहाँ सेना के पास एक झूठ पकड़ने वाली मशीन थी। सेना पहला सवाल पूछती है कि तुम एडवेंचरर क्यों बने थे। काजुमा हीरो बनने के चक्कर में झूठ बोलता है, लोगों को डेविल किंग से बचाने के लिए। पर तभी मशीन की घंटी बज जाती है, जिसका मतलब था कि वो झूठ बोल रहा है। फंसने के डर से काजुमा तुरंत सच उगल देता है कि मैं एडवेंचरर इसलिए बना क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। मुझे लगा था कि यहाँ पैसे भी बहुत आराम से कमा लूंगा और लड़कियां भी मेरे ऊपर फिदा होती रहेंगी। सेना फिर अगला सवाल पूछती है, क्या तुम्हारा उस अमीर आदमी लॉर्ड एलिडार पर कोई गुस्सा था, क्योंकि कर्जा बढ़ने के बाद तुम लगातार उसकी शिकायत करते रहते थे। काजुमा पहले तो बात घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेल्डिया को हराने के बाद जो इनाम मिला वो शहर की मरम्मत में चला गया और हम कर्जे में डूब गए। पर अमीर आदमी के महल को उड़ाना मेरा मकसद नहीं था। पर मशीन के डर से उसे फिर से सच बोलना ही पड़ता है। मैं तो बस खुद को बचाना चाहता था, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि शहर और वहाँ के लोगों का क्या होता है। इसके बाद काजुमा खुद मेन पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैंने उस कोरोना टाइड को टेलीपोर्ट सिर्फ और सिर्फ शहर के लोगों की जान बचाने के लिए किया था। क्योंकि ये बात 100% सच थी, इस बार मशीन की घंटी नहीं बजती। सेना भी उसकी बात मान लेती है और उसे सॉरी बोलती है। सेना का बर्ताव बदलता देख काजुमा का असली एटीट्यूड बाहर आ जाता है। वो पूरे तशन में कहता है, मैंने लोगों को डिस्ट्रॉयर से बचाया और तुम लोगों ने मुझे क्या दिया, सिर्फ कर्जा और इल्जाम। क्या तुम लोगों में तमीज नाम की चीज नहीं है? मुझे एक कप चाय तक नहीं पूछ सकते। काजुमा अभी हवा में उड़ ही रहा होता है कि सेना आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल पूछती है, क्या तुम्हारा डेविल किंग की सेना के साथ कोई कनेक्शन है? क्या तुम उसके किसी सेनापति से मिले हो या बात करते हो? काजुमा बिना सोचे तुरंत मना कर देता है, बिल्कुल नहीं। पर तभी मशीन की घंटी जोर से बज जाती है, क्योंकि उसे झट से विज की याद आ गई थी, जो खुद डेविल किंग की एक सेनापति हैं। बस फिर क्या था, काजुमा को सीधा पब्लिक कोर्ट यानी ट्रायल में लाया जाता है, जहां लॉर्ड एलिडार भी बैठा था और फैसला होना था कि काजुमा को क्या सजा मिलेगी। काजुमा को बचाने के लिए आक्वा, मेग्युमिन और डार्कनेस खड़ी थी। सेना सबके सामने पहली गवाह क्रिस को बुलाती है। क्रिस बताती है कि काजुमा ने सबके सामने उसकी अंडरवेयर चुराई थी और फिर खुशी से नाचने लगा था। इसके बाद क्योया को बुलाया जाता है, जिसके पास से काजुमा ने तलवार चुराई थी। पर सेना उसे ये बताने का मौका ही नहीं देती कि उनके मुकाबले का नियम ही यही था कि जीतने वाला कुछ भी ले सकता है। फिर क्योया की टीम की दोनों लड़कियों को बुलाया जाता है, जो रोती हुई कहती हैं, काजुमा कह रहा था कि वो हम दोनों को बहुत पीटेगा, हमारी अंडरवेयर चुरा लेगा और वो अपनी उंगलियों से बहुत गंदे गंदे इशारे कर रहा था। इन सब बातों को आधार बनाकर काजुमा को फांसी यानी एग्जीक्यूट देने की मांग की जाती है। तभी मेगुमिन बीच में आकर कहती है, काजुमा चाहे कितना भी बड़ा थर्की क्यों ना हो, पर इससे ये साबित नहीं होता कि वो डेविल किंग के साथ मिला हुआ है और उसने जानबूझकर महल पर हमला किया था। सेना पलटकर कहती है, अगर तुम लोगों को शहर की इतनी फिक्र होती तो एक्वा फ्लड मैजिक चलाकर दीवार नहीं तोड़ती और ना ही मेगुमिन रोज ब्लास्ट करके वहाँ का माहौल खराब करती। ऊपर से काजुमा को ड्रेन टच यूज करते देखा गया है, जो एक भूत यानी लिच की स्किल है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि इसका डेविल किंग से कोई रिश्ता ना हो। ये सबूत काफी था और लॉर्ड एलिडर जज से कहता है कि इस चोर को अभी के अभी फांसी का ऑर्डर दे दो। पर तभी काजुमा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बात को घुमाते हुए चालाकी से कहता है, मैं अभी डेविल किंग की सेना के लिए काम नहीं करता हूँ। क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सच थी, यानी कि वो पहले भी उनके लिए काम नहीं करता था, इसलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन की घंटी नहीं बजती और वो सच साबित हो जाता है। काजुमा की बात सुनकर जज केस को वहीं खत्म करने वाले होते हैं, पर तभी खड़ूस अमीर आदमी लॉर्ड एलिडार जज को धमकी देता है कि अगर उन्होंने फैसला नहीं बदला तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। डर के मारे जज काजुमा को फांसी देने का ऑर्डर सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी डार्कनेस सबके सामने आती है और अपने डस्टनेस फैमिली का शाही निशान यानी क्रेस्ट दिखाती है, जो सीधा राजा यानी किंग के सबसे खास लोगों की फैमिली थी। डार्कनेस कहती है कि वो सबके सामने काजुमा को बेकसूर साबित करके रहेगी और
अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो लॉर्ड एलिडार जो कहेगा वो वही करेगी। एलिडार ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो डार्कनेस से कुछ भी करवा सकता है, इसलिए वो सबूत लाने के लिए थोड़ा वक्त दे देता है। इसके बाद कजुमा जेल से छूटकर बाकी तीनों के साथ वापस महल आता है, पर डार्कनेस वहाँ रुकने के बजाय सीधा लॉर्ड एलिडार के महल चली जाती है ताकि वो किसी भी तरह कजुमा को बचा सके। कजुमा अभी सोच ही रहा होता है कि चलो अब उसके इस नए सफर का दूसरा चैप्टर शुरू होगा, तभी कोर्ट के लोग आकर उनके पूरे महल को जब्त कर देते हैं ताकि लॉर्ड एलिडार के नुकसान की भरपाई की जा सके। यानी अब उनके पास रहने के लिए महल तो था, पर अंदर एक तिनका तक नहीं बचा था। अगले दिन सुबह ठंड के मारे एक्वा की कुल्फी जम रही थी क्योंकि घर में आग जलाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। कजुमा को अब डार्कनेस की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो कल रात से गई हुई थी और उसकी कोई खबर नहीं आई थी। कजुमा और एक्वा दोनों डरने लगते हैं कि कहीं उस गंदे अमीर आदमी ने डार्कनेस के साथ कुछ गलत न कर दिया हो। तभी मेगुमिन वहाँ एक काले रंग की अजीब बिल्ली लेकर आती है और कहती है कि वो इसे अपने साथ रखेगी, जिसका नाम वो चोमोसुके रखती है। तभी वहाँ अचानक वही कोट वाली लेडी सेना आ पहुँचती है। वो बताती है कि शहर के पास बहुत सारे बड़े बड़े मेंढक आ गए हैं जो मेगुमिन के उन बेरात वाले धमाकों की वजह से जाग गए हैं जो वो कजुमा को जेल से भगाने के लिए रोज कर रही थी। क्योंकि ये बवासीर भी उन्हीं की वजह से खड़ा हुआ था, तो उन्हें ही इन मेंढकों को साफ करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, हमारी मेगुमिन एक बार फिर एक बड़े से मेंढक के मुंह के अंदर जा चुकी थी। असल में उसने अपना इकलौता एक्सप्लोजन मैजिक चलाकर कुछ को तो मार दिया था, पर ताकत खत्म होते ही एक दूसरे मेंढक ने उसे धर दबोचा और निगलना शुरू कर दिया। उधर एक दूसरा फ्रॉग एक्वा के पीछे भी पड़ जाता है। मेंढक के मुंह के अंदर से चिल्लाती है, कजुमा पहले एक्वा की मदद करो, मेंढक के मुंह के अंदर बहुत गर्मी है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। डार्कनेस की बीमारी अब मेगुमिन को भी लग रही थी। कजुमा तुरंत उस मेंढक पर तीर चलाता है जिसकी स्किल उसने हाल ही में सीखी थी, पर उस सस्ते तीर का कोई असर नहीं होता और वो मेंढक एक्वा को भी निगल जाता है। आखिरकार कजुमा को अपनी तलवार निकालनी पड़ती है और वो किसी तरह उन दोनों को मेंढक के मुंह से बाहर निकालता है। पर आफत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि 3 और बड़े मेंढक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एक्वा इस बार साफ मना कर देती है कि वो भूत बनकर उन्हें अपनी तरफ नहीं खींचेगी और सेना भी पीछे हट जाती है क्योंकि ये बवासीर उसने खड़ा नहीं किया था। पर मेंढक सबसे पहले सीधा सेना को ही निगल जाता है, उसके बाद एक्वा को और फिर मेगुमिन को तो आधा खा ही चुका होता है। काजुमा खुद फंसने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक अनजान लड़की आती है और एक शानदार जादू चलाकर उन चारों मेंढकों को एक झटके में ढेर कर देती है। काजुमा जल्दी से मेगुमिन को थोड़ा जादू यानी माना ट्रांसफर करता है ताकि वो खड़ी हो सके। तभी उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम यूनियन है जो खुद को मेगुमिन का सबसे बड़ा दुश्मन यानी राइवल मानती है। वो भी एक आर्च विज़र्ड है और उसके पिता क्रिम्सन डीमन क्लैन के चीफ हैं। यूनियन वहां आते ही मेगुमिन को मुकाबले के लिए चैलेंज करती है, पर मेगुमिन ठंड का बहाना बनाकर मना करने लगती है। यूनियन के बार बार उकसाने पर मेगुमिन मुकाबले के लिए मान तो जाती है, पर कहती है कि ये मुकाबला जादू का नहीं बल्कि हाथ पैर चलाने का यानी मार्शल आर्ट्स होगा क्योंकि उसकी जादू की ताकत खत्म हो चुकी है। यूनियन सबको बताता है कि मेगुमिन ने कभी स्कूल में मार्शल आर्ट्स की क्लास नहीं ली थी। वो हमेशा क्लास में लेट आती थी और सिर्फ यूनियन का टिफिन यानी लंच चुराकर खाने के लिए आती थी। मेगुमिन ढिठाई से कहती है कि उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि उसे यूनियन के टिफिन पर ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार थीं और काजुमा को लग रहा है कि यूनियन आराम से जीत जाएगी, पर क्योंकि मेगुमिन मेंढक के उस गंदे चिपचिपाए लाला से यानी स्लाइम लिक्विड से पूरी तरह लथपथ थी, यूनियन गिन के मारे लड़ने से पहले ही हार मान लेती है। पर हमारी मेगुमिन कहाँ मानने वाली थी, वो जबरदस्ती यूनियन को पकड़कर उस गंदे लिक्विड में पूरी तरह नहला देती है। इसी बीच हम एक अजीब सीन देखते हैं जहां लॉर्ड एलिडार के महल में डार्कनेस का कवच निकाल दिया गया है और वो बहुत ज्यादा भीतर से तड़प रही है, जिसमें उसे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा है। वापस आते वक्त मेगुमिन रास्ते में काजुमा को भी उस गंदे लिक्विड से पूरा भिगो देती है। घर पहुंचने के बाद जब काजुमा पहले नहाने जा रहा होता है तो मेगुमिन उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुमने लेडीज फर्स्ट के बारे में नहीं सुना? तब हमारा काजुमा अपना सबसे आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, बेटा मैं जेंडर इक्वालिटी का सच्चा सेवक हूँ। अगर लड़कियां इज्जत चाहती हैं तो उन्हें पहले लड़कों को इज्जत देनी होगी। काजुमा साफ कह देता है कि वो इन लेडीज फर्स्ट जैसी फालतू बातों को नहीं मानता। अब दोनों के बीच इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है कि बाथरूम में पहले कौन जाएगा। मेगुमिन गुस्से में आकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों एक साथ ही नहा लेते हैं। मेगुमिन को लगा था कि ये सुनकर काजुमा शर्मा कर मना कर देगा और उसे पहले जाने देगा, पर हमारा काजुमा तो एक कदम आगे था। वो तुरंत कहता है, ठीक है चलो। दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं और आखिरकार दोनों को एक
साथ ही नहाना पड़ता है। बाथरूम में बैठकर काज़ुमा सोच रहा होता है कि अगर उन्हें किसी ने इस हालत में देख लिया तो लोग उसे पक्का थर्की और पेडोफाइल यानी बच्चों को छेड़ने वाला समझेंगे। तभी उनका डर सच होने वाला होता है। एक्वा वहां वापस आती है और दोनों को ढूंढते हुए सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। एक्वा से खुद को बचाने के लिए काज़ुमा अपनी पूरी ताकत लगाता है और फ्रीज मैजिक का यूज करके बाथरूम के दरवाजे को पूरी तरह बर्फ से जाम कर देता है। दरवाजा तो फ्रीज हो जाता है, पर इस चक्कर में काज़ुमा की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और वो हिलने के लायक भी नहीं बचा था। इधर मेगुमिन का दिमाग चलता है और वो चिल्लाती है, इसका मतलब तुम सच में एक नंबर के थर्की और पेडोफाइल हो। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो पानी में ही काज़ुमा को धो डालती है और आखिर में एक्वा को इस सारे कांड का पता चल ही जाता है। इसके बाद तीनों लोग विस की दुकान पर आते हैं एक पुराने क्रिस्टल को बेचने और अपने कर्जे यानी डेट के बारे में बात करने। पर दुकान पर उन्हें पहले से यूनियन मिलती है। यूनियन को पता चला था कि मेगुमिन यहाँ रोज आती है, तो वो फिर से एक नया मुकाबला करने आई थी। असल में बेचारी यूनियन का पूरे शहर में एक भी दुश्मन या दोस्त नहीं था, क्योंकि वो अपने अजीब नाम और अकेलेपन की वजह से किसी से दोस्ती करने से डरती थी। तभी एक्वा को दुकान में एक अजीब सा दोस्ती करने वाला क्रिस्टल मिलता है। विज बताती है कि ये क्रिस्टल दोनों की जादू की ताकत को चेक करने के काम आ सकता है। मुकाबला शुरू होता है और दोनों लड़कियां जैसे ही क्रिस्टल में अपनी ताकत डालती हैं, क्रिस्टल एक्टिव हो जाता है। पर ताकत दिखाने के बजाय वो क्रिस्टल दोनों की सबसे शर्मनाक यादें सबके सामने हवा में चला देता है। पहली याद में दिखता है कि मेगुमिन स्कूल के दिनों में चोरी छुपे बचे हुए बड के टुकड़े चुरा कर खा रही थी। दूसरी याद में बेचारी यूनियन अकेले बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। ऐसे ही यूनियन के अकेलेपन की और मेगुमिन की गरीबी के दिनों की यादें सामने आने लगती हैं, जहां मेगुमिन इतनी गरीब थी कि उसे अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर कीड़े मकोड़े तक खाने पड़ते थे। यूनियन तो अकेलेपन से इतनी परेशान थी कि वो दोस्ती करने के लिए एक शैतान तक के पास चली गई थी। विज़टैब असली बात बताती है कि ये क्रिस्टल दोस्ती बढ़ाने के लिए दोनों के बीच का सारा पर्दा हटा देता है, यानी ये दोनों के सबसे गंदे और शर्मनाक पास्ट को एक दूसरे के सामने ला देता है, ताकि दोनों में कोई राज न रहे। अपनी ऐसी गरीबी और शर्मनाक यादें सबके सामने चलती देख मेगुमिन गुस्से में पागल हो जाती है और गुस्से में आकर उस महंगे क्रिस्टल के 2 टुकड़े कर देती है। अब नियम के मुताबिक उस टूटे हुए क्रिस्टल के पैसे भी किसको देने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, हमारे बेचारे काज़ुमा को। कर्जे के बोझ में दबे काज़ुमा को देखकर यूनियन कहती है कि चलो इस बार का मुकाबला हम दोनों के बीच एक ड्रॉ पर खत्म होता है। मेगुमिन बिना किसी शर्म के हाँ कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब एक अडल्ट यानी समझदार बन चुकी है और उसे इन पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन ये देखकर कहती है, वाओ मेगुमिन, तुम कितनी बदल गई हो और कितनी अच्छी हो। तभी मेगुमिन अपना दिमाग चलाती है और धीरे से कहती है, बेटा, मेरे अडल्ट होने का मतलब ये है कि मैं और काज़ुमा अब एक साथ ही नहाते हैं। ये सुनते ही बेचारी यूनियन के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती है और चिल्लाती है, मैं हार मानती हूँ, तुम लोग बहुत आगे निकल चुके हो। इन सब फालतू परेशानियों के बीच भी काज़ुमा और मेगुमिन का रोज रास्ते में जाकर एक्सप्लोजन मैजिक चलाने का सिलसिला चालू रहता है। अगले दिन गिल्ड में तीनों के तीनों भूख के मारे तड़प रहे थे। काज़ुमा कहता है कि उन्हें कल हर हाल में कील डंजन यानी खंडहर जाना होगा, ताकि वो कुछ नए मॉन्स्टर्स को मारकर पैसे कमा सकें। एक्वा मुंह बनाकर कहती है कि उस खंडहर को तो पहले ही सबने पूरी तरह ढूंढ लिया है, अब वहाँ उन्हें घंटा कुछ मिलेगा। तभी गिल्ड की काउंटर वाली लेडी आती है और बताती है कि उस खंडहर में एक बिल्कुल नया रास्ता मिला है और काज़ुमा के कहने पर ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई गई है। इतने में वहाँ डस्ट उनकी बातें सुनने के लिए आने लगता है, तो काज़ुमा तुरंत उसे सक्यूबस वाला टिकट थमाकर पतली गली से भगा देता है। अब तीनों उस भयानक खंडहर के सामने खड़े थे। मेगुमिन का तो वहां जाते ही मन कर रहा था कि वो गुफा पर अपना एक्सप्लोजन मैजिक चला दे, पर काज़ुमा उसे डांट कर रोक देता है। मेगुमिन बताती है कि इस खंडहर को इस साम्राज्य के सबसे महान जादूगर ने बनाया था, पर क्यों बनाया था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके बाद काज़ुमा सबको बाहर छोड़कर अकेले अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि हाल ही में उसने एनिमी डिटेक्शन यानी दुश्मन को पहचानना और लर्क यानी छुपने की स्किल सीख ली थी। ऊपर से उसके पास अंधेरे में देखने वाली नाइट विजन स्किल भी थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। पर हमारी एक्वा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो जबरदस्ती अंदर आ जाती और कहती है, मैं एक देवी हूँ, मैं यहाँ बहुत काम आ सकती हूँ। वो काज़ुमा को डराते हुए बताती है कि ये एक खंडर है, तो यहाँ जिंदा मुर्दे यानी अनडेड या घोस्ट्स बहुत होंगे और उनके सामने काज़ुमा की ये सस्ती छुपने वाली स्किल्स किसी काम नहीं आएंगी। सिर्फ एक्वा का प्यूरिफिकेशन मैजिक ही उन भूतानों को दूर भगा सकता है। दोनों पुराने रास्ते को छोड़कर उस नए मिले रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो नए रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उन्हें अंदर से बहुत ही अजीब और भयानक आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर दोनों की बिल्कुल फट जाती है। काज़ुमा डर के मारे एक्वा से कहती है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ूं और अकेले भाग जाऊं। एक्वा रोती हुई आवाज में कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना काज़ुमा। इतने में काज़ुमा को अचानक अपने एनिमी डिटेक्शन स्किल से कुछ फील होता है,
कि उनकी तरफ कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो एक्वा को शांत और सावधान होने का इशारा करता है, पर हमारी डुब्बा को लगता है कि काजुमा उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा है। इतने में वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, जिसे काजुमा किसी तरह अपनी तलवार से मार गिराता है। पर इस चक्कर में दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। एक्वा बताती है कि इन शैतानों को ग्रेमलिन कहा जाता है, जो बहुत कमजोर होते हैं और ऐसी गुफाओं में ही पाए जाते हैं। काजुमा हैरान होकर पूछता है, इसका मतलब तुम्हें अंधेरे में सब साफ दिखता है? एक्वा घमंड से कहती है, हाँ, एकदम दिन के उजाले की तरह। तभी काजुमा को एक बात याद आती है और वो पूछता है, अच्छा, जब हम दोनों शुरुआत में उस अस्तबल में रहा करते थे तो तुमने कहा था ना कि रात को तुम्हें अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती थीं। क्या तुमने कभी मुड़कर देखा कि वो क्या था? एक्वा कहती है, नहीं, मैंने आवाज तो सुनी थी पर कभी डर के मारे मुड़कर नहीं देखा। ये सुनकर काजुमा चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि रात को वो अजीब आवाजें किसकी थीं और काजुमा वहां क्या कांड कर रहा था। इसके बाद दोनों डर डर कर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराने एडवेंचरर का कंकाल मिलता है। एक्वा आगे बढ़कर उसकी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिला देती है। काजुमा ये देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर एक्वा इतनी समझदारी और दयालु नहीं बनती थी। दोनों और आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें अभी तक कुछ कीमती नहीं मिला था। तभी अचानक उन्हें सामने एक खजाने का डब्बा यानी ट्रेजर चेस्ट दिखता है। एक्वा खुश होकर आगे बढ़ने लगती है, पर काजुमा उसे रोक लेता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर हमेशा जाल बिछाए होते हैं। काजुमा दिमाग लगाकर एक पत्थर डब्बे पर फेंकता है और अगले ही पल वो डब्बा एक भयानक मुंह खोल लेता है। असल में वो कोई खजाना नहीं, बल्कि मिमिक नाम का एक मॉन्स्टर था, जो लोगों को धोखे से खा जाता था। अब दोनों गुफा में और अंदर घुसते हैं, जहां एक्वा बिना नखरे किए रास्ते में आने वाले सारे जिंदा मुर्दों को आजाद करती जा रही थी। आज एक्वा सच में एक असली देवी लग रही थी। काजुमा मन ही मन सोचता है कि अगर एक्वा आज उसके साथ नहीं होती तो वो कब का मारा जा चुका होता। तभी एक्वा को आगे एक बहुत ही ताकतवर भूत की बदबू आती है। दोनों डरते डरते एक बड़े से कमरे में दाखिल होते हैं। वहाँ सामने उन्हें कीले बैठा हुआ दिखता है, जिसका ये पूरा खंडर था। कीले उन्हें देखते ही भयानक आवाज में कहता है, मैं एक दुश्मन जादूगर हूँ, जिसने सालों पहले एक अमीर खानदान की बेटी को अगवा किया था।